नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। मैं आर.एन. चिंपा एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने वर्ण विचार के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। वर्ण विचार के बाद में हमारी एक क्लास हो रही थी शब्द विचार के बारे में कि शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार को कितने भागों में बांटा गया है, विकारी किसे कहा जाता है, अविकारी किसे कहा जाता है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकारी। विकारी का पहला जो टॉपिक है वो है संज्ञा। तो साथियों, आज अपने संज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे। अपने आज किस पर चर्चा करेंगे? संज्ञा। संज्ञा जो एक विकारी का भेद है। किसका भेद है? विकारी का। संज्ञा को समझने से पहले एक बार अपने ये जान लेते हैं कि ये विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं। तो साथियों, शब्द विचार में हमने पढ़ा था कि शब्द विचार को आप लोगों ने शब्द विचार में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से हमने पढ़े थे? एक तो विकारी और दूसरा कौन सा? अविकारी। कौन सा? एक तो कौन सा? विकारी। कौन सा टॉपिक पढ़ा था साथियों हमने? विकारी। और दूसरा कौन सा पढ़ा था? अविकारी। दूसरा कौन सा पढ़ा था? अविकारी। कौन सा पढ़ा था साथियों? अविकारी। तो पहले अपने ये जान लेते हैं कि विकारी शब्दों से क्या अभिप्राय है। विकारी शब्द के बारे में हमने पढ़ा था कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? विकारी। लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? विकारी। अर्थात वो शब्द जो लिंग वचन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? विकारी। और वे शब्द जिन पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? अविकारी। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि यदि कोई शब्द लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अविकारी। तो साथियों, पहले अपने ये पढ़ लेते हैं कि विकारी और अविकारी से अभिप्राय क्या है। जैसे विकारी, विकारी शब्द से क्या अभिप्राय है साथियों? परिवर्तन हो जाना। क्या? परिवर्तन हो जाना। परिवर्तन हो जाना। यदि कोई भी शब्द है और उन पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? विकारी। उसे क्या कहा जाता है? विकारी। यदि इनका प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है साथियों। यदि किसी शब्द के ऊपर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? अविकारी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अविकारी। तो कई बार एग्जाम में सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा गया है कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन के आधार पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो लिंग वचन के आधार पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? विकारी। और एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि लिंग वचन के आधार पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, उसे क्या कहा जाता है? अविकारी। जहां तक उम्मीद है साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। उसके बाद में ये हमने पढ़ा कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी है तो आप लोग कितनी करोगे? 4। विकारी शब्दों की संख्या मैंने कितने बताया था? 4। कौन कौन से? तो नंबर 1 संज्ञा। कौन सा बताया था? संज्ञा। दूसरा कौन सा? सर्वनाम। दूसरा कौन सा? सर्वनाम। और तीसरा शब्द कौन सा था? विशेषण। तीसरा कौन सा? विशेषण।
और चौथा कौन सा होता है? क्रिया। क्रिया चौथा कौन सा साथियों? क्रिया। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है वे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग कितने करोगे? 4। पहला कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो 4 टॉपिक हैं, ये जो 4 बिंदु हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी के अंतर्गत। लेकिन अपने कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होते हैं अविकारी। तो साथियों एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकते हैं कि अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है। तो साथियों अविकारी शब्दों की संख्या पूछें तो भी आप कितनी करोगे? 4 करोगे। अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी बताओगे? 4। यानी कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। और 4 कौन कौन से हैं साथियों वो भी याद रखना। एक तो कौन सा? क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। कौन सा होता है साथियों? क्रिया विशेषण। और दूसरा कौन सा होता है? क्रिया विशेषण के बाद दूसरा कौन सा? संबंध बोधक। कौन सा साथियों? संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। और तीसरा जो भेद है वो मैंने कौन सा बताया था? समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। कौन सा बताया था? समुच्चय बोधक। कौन सा बताया था साथियों? समुच्चय बोधक। और चौथा जो भेद है वो कौन सा माना जाता है? विस्मयादि बोधक। चौथा कौन सा? विस्मयादि बोधक। कौन सा साथियों? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आई कि यहां पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों किस प्रकार के? कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्दों की संख्या पूछे तो भी कितनी करोगे? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और चौथा भेद कौन सा? विस्मयादि बोधक। अब साथियों एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उनके बारे में आओ अपने थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द विकारी नहीं है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द विकारी नहीं है। साथियों इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझना जिससे अपने एग्जाम में बहुत सारे जो हैं प्रश्न सही हो जाते हैं अच्छी तरह से। देखो निम्न में से कौन सा शब्द विकारी है या नहीं है, ये आ जाए। कौन सा शब्द विकारी नहीं है, अपने को क्या बताना है? नहीं है। बताना क्या साथियों? नहीं है। अपने को क्या बताना है? नहीं है। जैसे विकल्प में दे दिया, ए में दे दिया, जैसे पहाड़ के क्या दे दिया? पहाड़। बै में जैसे दे दिया अपने वह, बै में क्या दे दिया साथियों? वह। जैसे अपने सह में दे दिया जैसे पढ़ाना, सह में क्या दे दिया? पढ़ाना। जैसे द में अपने दे दिया और। अब ये 4 विकल्प दे रखे हैं और इन चारों विकल्पों में अपने को क्या बताना है कि कौन सा शब्द है जो विकारी नहीं है, अर्थात ऐसा कौन सा शब्द है जो अविकारी है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप साथियों बढ़िया तरीके समझना। जैसे यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है पहाड़, और आपको मैंने ये बताया था कि वे शब्द जो लिंग वचन आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? विकारी। तो साथियों अपने देखते हैं कि ये शब्द लिंग के आधार पर परिवर्तित होता है या नहीं होता है, लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो साथियों पहाड़ जो शब्द है वो क्या है? एक पुल्लिंग है। पहाड़ शब्द क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन जब इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो पहाड़ शब्द किस में परिवर्तित हो जाएगा? पहाड़ी। किस में परिवर्तित हो जाएगा? पहाड़ी। तो साथियों पहाड़ शब्द में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और यदि किसी शब्द में
परिवर्तन हो जाए तो वो शब्द क्या कहलाता है? विकारी। तो साथियों, पहाड़ शब्द जो है वो अविकारी न होकर क्या है? विकारी है। अर्थात वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाता है? विकारी। फिर मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, वह। क्या लिखा? वह शब्द है, ये एक सर्वनाम है। और देखते हैं कि सर्वनाम शब्द में भी परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो जब हम वह शब्द को लिंग के आधार पर परिवर्तित करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वह शब्द को वचन के आधार पर परिवर्तन करेंगे। जैसे वह एक वचन है और वह को यदि बहुवचन बनाएंगे तो वह शब्द किस में बदल जाएगा? वे में। किस में बदल जाएगा? वे। तो देखो साथियों, सर्वनाम शब्द हैं वो भी परिवर्तित होता है। संज्ञा जो शब्द है, पहाड़ के हैं संज्ञा शब्द है, इसमें भी परिवर्तन हुआ। तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा शब्द हैं वो भी विकारी हैं और सर्वनाम शब्द हैं वो भी क्या है? विकारी है। तीसरा विकल्प देखते हैं, पढ़ाना। तो साथियों, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, ये जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया। अपने देखते हैं कि क्रिया शब्द विकारी है या अविकारी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, इनमें से किसी एक आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? विकारी। तो पढ़ना जो शब्द है अपने देखते हैं कि वो परिवर्तित होता है या नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है या कोई अध्यापक है, यदि अध्यापक पढ़ा रहा है तो अपने क्या कहेंगे? पढ़ाता है। यदि अध्यापक पढ़ा रहा है तो क्या कहेंगे? पढ़ाता है। और यदि अध्यापिका पढ़ा रही है तो अपने क्या कहेंगे? पढ़ाती हैं। तो देखो साथियों, पढ़ाना एक क्रिया है, तो क्रिया में लिंग के आधार पर भी परिवर्तन होता है। जैसे पढ़ाना का क्या बन जाएगा? पढ़ाती हैं, पढ़ाती हैं। और क्या बन जाएगा? पढ़ाती हैं। जैसे पढ़ाता है और बहुवचन करोगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ाते हैं। क्या बन जाएगा? पढ़ाते हैं। तो ये जो क्रिया शब्द है उनमें भी परिवर्तन होता है। तो अविकल्प है, पहाड़ जो है उसमें भी परिवर्तन हुआ, ये भी विकारी है। वह शब्द है ये भी विकारी है और पढ़ाना शब्द वो भी क्या है? विकारी है। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इन तीनों शब्दों में परिवर्तन हुए तो ये तीनों के तीनों क्या है? विकारी है। लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा है और शब्द का प्रयोग करोगे तो और एक ऐसा शब्द है जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लड़का और लड़की, जैसे अपने उदाहरण लिखा लड़का और लड़की, लड़का और लड़की। तो इस शब्द में लड़का और लड़की, अब देखो इस और इस शब्द में क्या परिवर्तन हुआ? क्या नहीं हुआ। और इसका प्रयोग से ये करें हम और वे, हम और वे, यदि इसका प्रयोग बहुवचन के साथ करेंगे तो भी इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम और वे। तो वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अविकारी। तो साथियों, ये जो मैंने प्रश्न बताया था और इस प्रश्न में मैंने क्या पूछा था कि वे शब्द जो विकारी नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो विकारी नहीं है अर्थात अविकारी है? तो वो कौन सा हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने ये देखा कि अपनी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी कहा जाता है और वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी कहा जाता है। और विकारी शब्दों के बारे में मैंने बताया कि विकारी शब्दों की संख्या कुल कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज अपने सबसे पहले विकारी शब्द का जो पहला भेद है, पहला जो रूप है वो कौन सा है? संज्ञा। उसको बढ़िया तरीके से आज समझेंगे कि संज्ञा से क्या अभिप्राय है, संज्ञा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने भेद होते हैं। तो आओ साथियों उनको अपने बढ़िया तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो संज्ञा, जैसे अपना टॉपिक चल रहा था संज्ञा, संज्ञा। तो साथियों पहले तो ये देखो कि संज्ञा शब्द जो हैं वो कितने शब्दों से मिलकर बने। तो साथियों
संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बने? तो संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बने? 2 शब्दों से मिलकर बने। पहला शब्द कौन सा है? सम। और दूसरा शब्द कौन सा है? ज्ञा। संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बने? 2। पहला शब्द कौन सा? सम। और दूसरा शब्द कौन सा है? ज्ञा। सम उपसर्ग से अभिप्राय क्या है? सम उपसर्ग से अभिप्राय है उचित। क्या अभिप्राय है? उचित। ज्ञा का मतलब क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान या समझ, ज्ञान या समझ, समझ। इन शब्दों के माध्यम से जब हम संज्ञा शब्द को विखंडित करते हैं तो विखंडित करने पर हमारे सामने 2 शब्द सामने आए, एक तो सम और दूसरा कौन सा? ज्ञा। सम शब्द का अर्थ होता है उचित और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितनी भी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, विचार, ये जितने भी चीजें हैं उनके बारे में जो उचित ज्ञान होता है वो उचित ज्ञान ही क्या कहलाता है? संज्ञा। एक बार फिर से सुनना साथियों, मैंने ये कहा कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, विचार जो हैं उनके बारे में जो उचित ज्ञान होते हैं वो उचित ज्ञान ही क्या कहलाता है? संज्ञा। तो आपने ये चीज समझा कि संज्ञा किसे कहते हैं? कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, विचार आदि का ज्ञान, आदि का उचित ज्ञान, आदि का उचित ज्ञान ही क्या कहलाता है? उचित ज्ञान क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है साथियों। उचित ज्ञान क्या कहलाता है? संज्ञा, संज्ञा कहलाता है। और उचित ज्ञान तभी होगा जब हम इन व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, विचार इनका कोई ना कोई नाम रखेंगे। मैंने क्या कहा साथियों कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, विचार, ये जो चीजें हैं इनका जो उचित ज्ञान होता है वो संज्ञा कहलाता है। और उचित ज्ञान तभी होगा जब इनका, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, या प्राणी हो, या कोई भाव हो, या विचार हो, उनका जब हम कोई ना कोई नाम रखेंगे तो वो नाम ही क्या कहलाएगा? संज्ञा। वो नाम ही क्या कहलाएगा साथियों? संज्ञा। इस बात को बढ़िया तरीके से समझना साथियों। जो नाम रखा जाता है वही क्या कहलाता है? संज्ञा। जैसे हम बात करें किसी व्यक्ति की बात करें तो जैसे कोई लड़का, अब लड़का ये किसी व्यक्ति का नाम है, साधारण नाम है। लड़का को अपने रमेश, सोहन भी रख सकते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम, जैसे लड़का है, जैसे लड़की है, या फिर औरत है, या फिर जैसे दादा हैं या दादी हैं, ये किसी न किसी व्यक्ति के कोई साधारण नाम है। तो चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर किसी वस्तु जैसे पहाड़ है, जैसे नदी है, ये जो वस्तुओं के नाम होते हैं, पहाड़, नदी, पेड़, पौधे, चाहे वो किसी व्यक्ति के नाम हो, चाहे किसी वस्तु के नाम हो, या फिर कोई भाव या विचार भी हो सकता है। कोई भाव या विचार भी हो सकता है। क्या हो सकता है साथियों? कोई भाव या विचार भी हो सकता है। जैसे मेरे अंदर एक विचार है, जैसे किसी व्यक्ति में भाव है कि उसमें कौन सा भाव? अच्छाई है। जैसे अच्छाई है, जैसे अपने बात करें बुराई है, अच्छाई, बुराई, जैसे ये जो भाव है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई वस्तु का नाम हो, या कोई भाव या विचार के नाम हो, उन नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो साथियों अपनी एक परिभाषा बन गई। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव, विचार आदि को क्या कहा जाता है, तो साथियों अपना उत्तर क्या रहेगा? अपना जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? संज्ञा। और यहाँ पर अपने को एक चीज और भी देखने को मिली, और वो क्या देखने को मिला कि जो नाम होते हैं, नाम भी कितने प्रकार के सामने आए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो दृश्य है, एक तो कौन सा अपना?
दृश्य, और दूसरा कौन सा नाम सामने आया? अदृश्य। अपने कह सकते हैं दृश्य और अदृश्य के आधार पर भी नाम दो प्रकार के हो जाते हैं। जैसे लड़का जो नाम है उसको अपने देख सकते हैं, रमेश को देख सकते हैं, नदी को देख सकते हैं, लेकिन अच्छाई और बुराई को हम देख नहीं सकते। तो संज्ञा में यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि संज्ञा में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दृश्य या अदृश्य, तो अपने करेंगे दृश्य और अदृश्य दोनों। क्या करेंगे? दृश्य और अदृश्य दोनों। दृश्य का अभिप्राय है मूर्त और अदृश्य का अर्थ है अमूर्त। अर्थात हम कह सकते हैं आगे चलकर ये जो मूर्त और अमूर्त हैं, इसके आधार पर भी संज्ञा के दो रूप देखने को मिलेंगे, जैसे व्यक्तिवाचक हैं, जातिवाचक। और तीसरा जो अदृश्य अमूर्त हैं, उसके आधार पर एक भेद पढ़ेंगे, और वो कौन सा पढ़ेंगे? भाववाचक। तो अब साथियों, इसके बाद भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखो साथियों, संज्ञा की पहचान, साथियों अब जो अपना जो टॉपिक चल रहा है, अब जो अपना शीर्षक चल रहा है, वो अति महत्वपूर्ण है। अपने कई जगह केवल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक शब्दों को ही पढ़ते हैं। एग्जाम में वर्तमान जो पैटर्न चल रहे हैं, उसमें अधिकांशतः प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर अपने अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि वर्तमान में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा शब्द कौन सा है, विशेषण कौन सा है। तो हम जब कोई भी संज्ञा शब्द का कोई प्रश्न आता है, तो उसमें संज्ञा शब्द के बारे में पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प है जिसमें संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो साथियों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उन संज्ञा को भेदों को करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संज्ञा शब्द होते कौन से हैं, संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, वो जो शब्द है वो अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, पहले हम ये जान लेते हैं कि संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। साथियों, इस चीज को बढ़िया तरीके से अध्ययन करना, यदि आप लोगों ने इस चीज को बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लिया और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो अपने संज्ञा जो शब्द हैं वो बहुत ही सिंपल है, साधारण है, और मैं यहां तक वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार के कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो साथियों, आओ अपने ये कोशिश करते हैं कि संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। संज्ञा शब्दों की पहचान, संज्ञा शब्दों की पहचान, संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। तो साथियों, जैसे अपने पहले तो एक पर्सन को समझते हैं और पर्सन के माध्यम से संज्ञा शब्दों की पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है, निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है, निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। साथियों, एक और ध्यान देना कि अपने एग्जाम में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं या तो नहीं शब्द के माध्यम से पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे प्रश्न आता है कि निम्न में से संज्ञा शब्द से भिन्न शब्द कौन सा है। वर्तमान का जो पैटर्न है वो या तो नहीं के माध्यम से प्रश्न बनता है या भिन्न के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आप प्रश्न पढ़ो तो इन शब्दों पर विशेष ध्यान देना कि नहीं पूछा है या फिर है पूछा है। कई बार अपने जल्दबाजी में इन शब्दों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहां पर ये जो प्रश्न पूछा है कि निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है, प्रश्न क्या है? नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ए में ऑप्शन दे दिया, जैसे अपने लालच, जैसे लालच। ब में दे दिया अपने प्यास, ब में क्या दे दिया? प्यास। स में जैसे अपने ऑप्शन दे दिया भूखा, स में क्या दे दिया? भूखा। जैसे द में अपने दे दिया कमाई। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा, सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न, और बढ़िया तरीके से समझना साथियों, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी पैटर्न पर आधार पर पूछे जा रहे हैं। प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो सबसे बड़ा यही है, और यदि आप इस प्रश्न को समझाते हो तो ये समझना
कि आपने 50% संज्ञा सीख चुके। जैसे प्रश्न है निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है, तो अपने देखते हैं लालच है, प्यास है, भूखा है या कमाई है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? भूखा। लेकिन पता किसे लगाएंगे कि उसका उत्तर जो है वो भूखा रहेगा। देखते हैं साथियों, संज्ञा शब्दों की पहचान करने का नियम नंबर 1। सबसे पहले नियम नंबर 1, अपने पहले नियम को समझते हैं साथियों। पहला नियम, अब कैसे पता लगाओगे कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन से हैं और विशेषण कौन से हैं? एक और है कि हिंदी व्याकरण एक ऐसी चीज है जो आगमन विधि के माध्यम से समझी जाती है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। तो यदि हम उदाहरण से नियम की ओर बढ़ेंगे और कोई भी टॉपिक है, अपना कोई भी टॉपिक है, यदि उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे तो अपना जो एग्जाम में प्रश्न है वो गलत होने की न के बराबर संभावना रहती है साथियों। तो हमने जो तरीका अपनाया है वो एक तुलनात्मक अध्ययन है, विश्लेषणात्मक अध्ययन है, आगमन विधि के माध्यम से व्याकरण सीखने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो यहां पर दे रखा है लालच, देखते हैं संज्ञा शब्द है या विशेषण है। तो कैसे पता लगाएंगे कि साथियों, आप इधर एक शब्द लिख लेना, जैसे लड़का, मैंने शब्द क्या लिखा? लड़का। इधर मैंने क्या लिख दिया? है। यदि कोई भी शब्द इन शब्दों के साथ जुड़ जाता है, यदि उनमें से कोई भी शब्द उठाओ, यदि वह शब्द इस लड़का के साथ जुड़ गया तो वह शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। यदि कोई शब्द जुड़ जाता है तो वह शब्द साथियों क्या होगा? विशेषण होगा। यदि कोई शब्द इसके साथ जुड़ गया तो वह विशेषण होगा। यदि इसके साथ नहीं जुड़ा तो वह शब्द क्या होगा? संज्ञा। अति महत्वपूर्ण ट्रिक है और बढ़िया तरीके से करना के लिए। जैसे लड़का, अपने यहां से एक शब्द उठाया और मैंने एक वाक्य बोला, उस लालच को, उस शब्द को अपने यहां पर रखते। यदि यहां पर यह शब्द जुड़ गया तो विशेषण होगा और नहीं जुड़ा तो क्या होगा? संज्ञा। तो देखते हैं साथियों, लड़का लालच है, लड़का लालच है, नहीं जुड़ रहे। लड़का लालच है, नहीं जुड़ रहे। लालच शब्द जुड़ रहे या नहीं जुड़ रहे। और नहीं जुड़ रहे तो इसका मतलब क्या है साथियों? क्या है? संज्ञा। यदि कोई शब्द नहीं जुड़ता तो वो क्या होता है? संज्ञा। अब इस लालच की जगह यदि लालची शब्द होता, जैसे यदि इस लालच की जगह क्या होता? लालची शब्द, तो देखते हैं कि लालची शब्द जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। लड़का लालची है, लड़का लालची है, ये लालची शब्द जुड़ रहे हैं साथियों। जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लालची जो शब्द है वो संज्ञा न होकर क्या होगा? विशेषण। ये शब्द संज्ञा न होकर क्या होगा? विशेषण होगा साथियों। यदि एग्जाम में लालची शब्द होता तो हम क्या करते हैं? विशेषण। और लालच शब्द आ जाए तो क्या करेंगे? संज्ञा। इसी प्रकार से दूसरा विकल्प देखते हैं कि ये संज्ञा है या नहीं है, नहीं है या नहीं है। जैसे अपने इसको भी लड़के शब्द के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे लड़का प्यास है, यदि लड़का प्यास है, नहीं जुड़ रहा। लड़का प्यास है, नहीं जुड़ रहा, तो ये शब्द भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन एग्जाम में प्यास की जगह, यदि प्यास की जगह क्या होता? प्यासा। देखते हैं कि यदि प्यास की जगह प्यासा होता तो हम संज्ञा करेंगे या विशेषण। तो देखते हैं कि प्यासा शब्द जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहे हैं। तो लड़का प्यासा है तो ये शब्द क्या है? जुड़ रहे हैं। लड़का प्यासा है तो ये जुड़ रहे हैं। जुड़ रहा है तो शब्द क्या होगा? विशेषण। क्या होगा साथियों? विशेषण। मैंने अभी आपको बताया कि वे शब्द जो दूसरों शब्दों के साथ जुड़ जाए तो विशेषण है, और नहीं जुड़े तो वो शब्द क्या है? संज्ञा है। तो प्यासा शब्द है, जैसे किसी भी शब्द के साथ जोड़ सकते हो आप साथियों। जैसे कौवा प्यासा है, जैसे लड़का प्यासा है, औरत प्यासा है, औरत प्यासी है, जैसे ऊंट प्यासा है। तो प्यासा शब्द है आप अन्य शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन प्यास शब्द को आप अन्य शब्दों के साथ नहीं जोड़ सकते।
जैसे ऊंट प्यास है, नहीं जुड़ रहा, सटीक नहीं बैठ रहे हैं, तो प्यास शब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा। दूसरा मैंने यहां लिखा भूखा, तो साथियों लालच शब्द संज्ञा है। दूसरा क्या है? प्यास, यह शब्द भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन भूखा, देखते हैं कि भूखा शब्द संज्ञा है या नहीं है। भूखा शब्द संज्ञा है या नहीं है, तो यहां पर इसको जोड़कर देखते हैं। लड़का भूखा है, लड़का भूखा है। यदि कोई शब्द जुड़ जाए तो वह शब्द क्या होगा? लड़का भूखा है, जुड़ रहे हैं। और यदि कोई शब्द जुड़ जाए तो वह शब्द क्या होगा? विशेषण। तो इसका मतलब है साथियों, जो भूखा शब्द है ये जुड़ रहे हैं, और जुड़ रहा है तो ये क्या होगा? विशेषण। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है, तो यहां पर जो भूखा शब्द है वो क्या है? संज्ञा न होकर क्या है? विशेषण है। अपने चौथे विकल्प की ओर बढ़ते हैं। चौथा विकल्प और देखते हैं कि यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कमाई शब्द क्या है, तो देखते हैं कमाई संज्ञा है या विशेषण है। तो साथियों लड़का कमाई है, नहीं जुड़ रहा, और जो शब्द नहीं जुड़ता है वो क्या होता है? संज्ञा। तो साथियों कमाई शब्द भी क्या चीज है? संज्ञा। कमाई शब्द भी क्या है? संज्ञा है। तो यहां तक है ये बातें आपको समझ में आई है साथियों। संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? साथियों आप रट्टा फिकेशन मत करना, केवल दिए गए उदाहरण हैं उतने ही मत रटना। आप संज्ञा को रटने की बजाय ये सीखना है कि संज्ञा शब्द बनती कैसे है। और यदि आपने ये सीख लिया तो संज्ञा, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग प्रत्यय, जैसे तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें ये जाने कि संज्ञा शब्द बनती कैसे है, संज्ञा शब्द की पहचान कैसे होती है, इसलिए अपने ये प्रयास करिए। और मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये चीजें समझ में भी आएगी, और बाद में इनके माध्यम से अभ्यास भी करना। और ये प्रैक्टिस, जैसे मान लो कोई एग्जाम है, किसी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आप उन प्रश्नों को हल भी करके देखना। यदि आप हल करोगे तो उसमें सभी प्रश्न आपके सही होंगे। तो आगे देखो एक उदाहरण और लेते हैं जिसके माध्यम से अपने समझते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण आ जाए कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। साथियों आगे वाला एक प्रश्न और लेते हैं, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। हमें क्या बताना साथियों? संज्ञा शब्द कौन सा है, हमें संज्ञा शब्द बताना है साथियों। हमें क्या बताना है? संज्ञा शब्द बताना है। संज्ञा शब्द कौन सा है? जैसे ए विकल्प में दे दिया भारतीय, ए विकल्प में क्या दे दिया? भारतीय। जैसे ब में अपने को क्या दे दिया? भारत। जैसे अपने स में दे दिया लाभ। जैसे द में अपने को दे दिया पापी, क्या दे दिया? पापी। चार विकल्प दे रखे हैं। और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। यदि आपने संज्ञा शब्दों की पहचान करना सीख लिया तो साथियों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें अंतर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यदि आपने संज्ञा शब्दों की पहचान करनी सीख ली तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनको समझने में अपने को कठिनाई महसूस नहीं होगी। ये तो डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन हम सीखने का प्रयास करेंगे तो ये चीजें बहुत सिंपल बन जाएगी, साधारण बन जाएगी, और अपना जो एग्जाम है उसमें कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो साथियों हमें क्या बताना है? संज्ञा शब्द कौन सा है, हमें क्या बताना साथियों? संज्ञा शब्द बताना है। अब वही तरीका अपनाना है। जैसे एक तरफ यहां पर अपने लड़का लिख लो, क्या लिख लिया? लड़का। दूसरी तरफ यहां पर लड़का है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन सीधा भी कर सकते हो। जैसे लड़का भारतीय है तो भारतीय शब्द क्या है? जुड़ रहे हैं, लड़के के साथ भारतीय शब्द है वो क्या है? जुड़ रहे हैं। और जो जुड़ जाए, दो शब्द जुड़ जाते हैं
वो क्या होता है? विशेषण। वो शब्द क्या होता है साथियों? विशेषण। वो शब्द क्या होता है साथियों? विशेषण। अब देखते हैं, लड़का भारत है, ये बताओ साथियों, भारत जुड़ रहा है क्या? लड़का भारत है, ये जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा। और यदि नहीं जुड़ता है तो वो शब्द क्या होता है? संज्ञा। तो साथियों, भारत शब्द क्या है? संज्ञा है। भारत शब्द क्या चीज है? संज्ञा है। इसी प्रकार से यहां पर एक वही ऑप्शन अपना लाभ लिख दिया है, लाभ की जगह अपने लाभदायक कर देते हैं। लाभदायक, लाभदायक कर दिया अपने, लाभदायक। अब जैसे ये लाभदायक लिखा है तो देखते हैं कि लाभदायक संज्ञा है या विशेषण है। तो अब इस लाभ शब्द को जरूरी नहीं कि आप लड़के के साथ ही जोड़ो, आप अन्य चीजों के साथ भी जोड़ सकते हो सकता है कि कोई शब्द सजीव के साथ जुड़े और कोई शब्द निर्जीव के साथ जुड़े। तो आप या तो सजीव या निर्जीव इन दोनों में से किसी एक के साथ जोड़ने का प्रयास करना। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया घी, घी लिखते हैं अपने, जब घी लिखेंगे इधर लिख दिया है। अब देखते हैं कि ये लाभदायक शब्द है, वो घी के साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहे हैं। तो देखते हैं, घी लाभदायक है, घी लाभदायक है। तो ये जो लाभदायक शब्द है वो किसके साथ जुड़ रहे हैं? घी के साथ जुड़ रहे हैं। और जुड़ रहे हैं तो वो क्या चीज है? विशेषण है। तो ये क्या चीज है? विशेषण है। ये क्या चीज है साथियों? विशेषण। इसी प्रकार से पापी, तो ये तो अपने सजीव के साथ जोड़ेंगे, तो उस लड़के के साथ जोड़ सकते हो। यदि पर अब देखते हैं कि पापी शब्द संज्ञा है या विशेषण है, तो कैसे करेंगे? लड़का पापी है, ये शब्द भी जुड़ रहे हैं, और जो शब्द जुड़ जाए वो शब्द क्या होता है? विशेषण। तो साथियों, मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि वे शब्द जो अन्य सजीव या निर्जीव शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं वो विशेषण होते हैं, और जो नहीं जुड़ते हैं वो संज्ञा होते हैं। वो क्या होते हैं? संज्ञा। तो इसी प्रकार से भारतीय शब्द है वो एक विशेषण है, क्योंकि दूसरे शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं। भारत शब्द अन्य शब्दों के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए भारत क्या चीज है? संज्ञा। लाभदायक दूसरी चीजों के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या है? विशेषण है। और पापी शब्द है वो भी जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या है? विशेषण है। तो साथियों, संज्ञा शब्दों की पहचान करने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो आपका ये है, और आपको ये तरीका सीखना ही पड़ेगा। यदि आपने इस तरीके को सीख लिया और थोड़ा सा बढ़िया अभ्यास कर लिया तो अपने संज्ञा शब्द हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। अब संज्ञा शब्दों की पहचान करने का एक नियम तो हमने पढ़ लिया। कई बार ऐसा होता है साथियों कि अपने कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नहीं जुड़ते हैं, या फिर हम जोड़ नहीं पाते हैं, या फिर हम उन शब्दों को जोड़ने का तो प्रयास करते हैं लेकिन उनमें कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। तो उसको भी अपने दूर कर सकते हैं, और उस गलती को दूर करने के लिए और साथियों रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, दूसरा नियम भी पढ़ते हैं कि और संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। अन्य संज्ञा शब्दों की पहचान करने का और क्या तरीका है वो भी ध्यान में रखना है। पहला तरीका भी ध्यान में रखना है और दूसरा तरीका जो है वो भी ध्यान में रखना है। तो संज्ञा की पहचान करने का नियम नंबर 2, दूसरा अपने नियम पढ़ते हैं, दूसरा नियम पढ़ते हैं अपने, दूसरा जो नियम है रूल नंबर 2 है वो अपने पढ़ लेते हैं। दूसरा नियम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। दूसरा रूल क्या है? दूसरा जो रूल है वो अपने पढ़ते हैं साथियों। दूसरा रूल, अब एक तरफ आप संज्ञा लिख लो, एक तरफ आप संज्ञा लिख लो। एक तरफ हमने क्या लिखा? संज्ञा, कि संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे? विशेषण। दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे? विशेषण। साथियों, अब जो आपका टॉपिक चल रहा है वो तुलनात्मक रूप से चल रहा है, विश्लेषणात्मक रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं। और यदि हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो अपने कोई भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हम इस बात की पहचान कर सकते हैं कि संज्ञा शब्द कौन सा है और विशेषण कौन सा है। क्योंकि अधिकांशतः अभी जो रीट के एग्जाम हुए उनमें यही प्रश्न पूछे गए थे कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो हमें यह छांटना है, जब संज्ञा शब्द पूछेंगे तो 3 विकल्प जो होंगे
वो आपको विशेषण के दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से यदि आपको संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछता है तो 3 विकल्प जो होंगे वो विशेषण होंगे। यदि हम संज्ञा और विशेषण शब्दों में अंतर करना सीख लेते हैं तो हमारा कोई भी प्रश्न है वो अपना गलत नहीं होगा। तो साथियों, संज्ञा और विशेषण में दूसरा क्या अंतर होता है? तो संज्ञा शब्द पहचान करने का दूसरा नियम है, यदि किसी शब्द के साथ ता, त्वे, पन, अपा, कार, आहट, आवट, आओ, ओता, ओती, तय, आन, आई, आस, आस आदि प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए। साथियों, यदि किसी शब्द के साथ ता, त्वे, पन, अपा, कार, स्वे, आहट, आवट, आव, ओता, ओती, तय, आन, आई, आस इन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए तो वह शब्द 100% क्या होगा साथियों? संज्ञा होगा। वह शब्द क्या होगा साथियों? संज्ञा होगा। मैंने क्या कहा कि यदि किसी भी शब्द के साथ ता, त्वे, पन, आपा, कार, आहट, आवट, आव, ओता, ओती, तय, आन, आई, आस यदि आप इन प्रत्ययों को जोड़ देते हो तो वह शब्द हर हाल में क्या होगा? संज्ञा। और संज्ञा भी पूछे तो कौन सी बनेगी साथियों? भाववाचक संज्ञा। कौन सी बनेगी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बनेगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी साथियों। ता, त्वे, पन, ई, आपा, कार, स्वे, आहट, आवट, आव, ओता, ओती, तय, आन, आई, आस यदि इन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए तो वह शब्द 100% अपना क्या बनेगा? संज्ञा बनेगा। और संज्ञा भी कौन सी? भाववाचक। यदि हम किसी भी शब्द के साथ यदि हम किसी भी शब्द के साथ जैसे इक, इत, इला, एला, एला, बाज, शाली, युकत, कृत, कृत, आलू, अक्कड़, आकू इन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए तो साथियों वह शब्द कभी भी संज्ञा नहीं होगा। तो वह शब्द क्या होगा साथियों? विशेषण। यदि इन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए, कौन कौन से? इक, इत, इला, एला, बाज, शाली, युकत, कृत, आलू, अक्कड़, आकू इन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए तो वह शब्द क्या होगा? विशेषण। साथियों, ये जो पहचान है, यदि आपको ये पहचान याद हो गई तो आपके हर एग्जाम में 3% एक्स्ट्रा आपके सही होंगे। तो इस पहचान को याद रखना। और कोई भी एग्जाम, पीछे के एग्जाम है जैसे पटवारी है, रीट है, ग्राम सेवक है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उन एग्जाम में आप इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हमने संज्ञा पढ़ी है,
हमने संज्ञा पढ़ी है। अब देखो कैसे पता चलेगा, अपने एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक प्रश्न लिखा कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए, हमें क्या बताना है, संज्ञा शब्द बताना है। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, यदि आपको ये पहचान याद है तो आप तुरंत कर सकते हो। जैसे मैंने एक शब्द लिखा उपकार, मैंने एक शब्द क्या लिखा, उपकार। जैसे दूसरा शब्द लिख दिया मैंने उपकार के बाद में, जैसे घबराहट, क्या लिख दिया, घबराहट। मैंने क्या लिखा साथियों, घबराहट। तीसरा मैंने शब्द लिख दिया समझौता, तीसरा मैंने क्या लिख दिया, समझौता। और द में मैंने लिख दिया सभी। अब प्रश्न आ जाए कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। अब संज्ञा शब्द की पहचान करनी है। यदि आपको प्रत्ययों के बारे में ज्ञान है तो आप आराम से उसकी पहचान कर सकते हो। जैसे उपकार, ये जो शब्द लिखा है तो इसके तुरंत आगे क्या जुड़ा हुआ है, कार जुड़ा है। क्या जुड़ा है, कार। यदि अपने किसी शब्द के आगे कार प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह अधिकांशतः संज्ञा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संज्ञा। जैसे उपकार, तिरस्कार, जैसे अपने परिष्कार, ये जो शब्द है इनके लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं, कार जोड़ रहे हैं। यदि कार जोड़ दिया जाए तो वह शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा साथियों। और संज्ञा भी पूछे तो कौन सी करोगे, भाववाचक संज्ञा। दूसरा मैंने लिखा है घबराहट। यदि इस घबराहट शब्द को आप इसमें से शब्दों को तोड़ोगे तो हमारे सामने दो शब्द सामने आएंगे, एक घबराना और दूसरा प्रत्यय कौन सा, आहट। तो साथियों घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट। यदि किसी शब्द के साथ आहट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह शब्द क्या होगा, संज्ञा। तो अपना पहला जो शब्द है वो भी क्या चीज है, संज्ञा। और दूसरा जो शब्द है वो भी क्या चीज है, संज्ञा। और तीसरा जैसे मैंने यहां पर लिखा समझौता। यह बताओ कि साथियों समझौता में कौन सा प्रत्यय है, तो ओता प्रत्यय। समझौता में कौन सा प्रत्यय है, ओता प्रत्यय है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी शब्द के साथ ता, त्वय, पन, आपा, कार, आहट, आवट, ओता, ओती आदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह शब्द शत प्रतिशत क्या बनेगा, संज्ञा बनेगा। तो साथियों पहला जो शब्द है वो भी संज्ञा है, दूसरा जो शब्द है वो भी संज्ञा है, और तीसरा शब्द भी क्या है, संज्ञा। देखो कितने सरल है पहचान करना, बहुत सिंपल है, साधारण है। अब अपने एक उदाहरण और लेते हैं और आप लोगों को करने हैं और आप लोग करके बताने हैं कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा शब्द विशेषण है। जैसे मैंने यहां पर एक प्रश्न लिखा, जैसे अपने प्रश्न लिखा कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। हमने क्या पढ़ा कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो साथियों आपको यह बताना है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन आपको उन शब्दों में से संज्ञा शब्दों को छांटना है। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया स्वतंत्रता। मैंने क्या लिखा, स्वतंत्रता। मैंने एक शब्द लिख दिया स्वतंत्रता। दूसरा मैंने लिख दिया आर्थिक। कौन सा शब्द लिख दिया, आर्थिक। दूसरा शब्द कौन सा लिख दिया, आर्थिक। तीसरा शब्द मैंने लिख दिया, जैसे यहां पर चुनाव। मैंने क्या लिखा, चुनाव। कौन सा शब्द लिख दिया, चुनाव। जैसे चौथा शब्द हमने लिख दिया, जैसे रंगीला। मैंने क्या लिखा, रंगीला। जैसे पहला शब्द स्वतंत्रता, आर्थिक, चुनाव, रंगीला, ये मैंने 4 शब्द लिख दिए। अब इन शब्दों में से आपको ये छांटना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है और विशेषण कौन सा है। क्या छांटना है, संज्ञा कौन सा है और विशेषण कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल तरीका साथियों, जैसे ये स्वतंत्रता शब्द लिखा है तो इसके अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, ता प्रत्यय जोड़ा गया है। और यदि किसी शब्द के साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह शब्द संज्ञा होगा या विशेषण है। तो साथियों ता प्रत्यय जोड़ेंगे
तो वह शब्द क्या होगा? संज्ञा। ये हमने पूर्व में अध्ययन अभी किया है कि यदि किसी शब्द के साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह 100% क्या होगा? संज्ञा। जैसे दूसरा शब्द देखते हैं कि आर्थिक शब्द संज्ञा है या विशेषण है। तो आर्थिक जो शब्द है आपको यह बताना है कि आर्थिक में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है। तो यह बताओ आर्थिक में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? तो कौन सा? इक प्रत्यय। कौन सा? इक प्रत्यय। यदि हम किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह शब्द 100% क्या होगा? विशेषण। वह क्या होगा? विशेषण। तो साथियों यदि किसी शब्द के साथ ता, त्वे, पन, ई, आपा, कार, स्वे, आहट, आवट, आव, ओता, ओती, ते, आन, आई, आस आदि प्रत्ययों को जोड़ोगे तो संज्ञा बनेगा इक, इत। उनमें से आप इला, बाज, शाली, युक्त इन प्रत्ययों को जोड़ोगे तो वह शब्द क्या बनेगा? विशेषण। जैसे चुनाव शब्द लिखा है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि चुनाव जो शब्द है वो संज्ञा है या विशेषण है, तो आपको इतने पता लगाना है कि चुनाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो साथियों चुनाव में प्रत्यय कौन सा है? आव है। और यदि किसी शब्द के साथ आव प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह शब्द क्या बनेगा? संज्ञा बनेगा। साथियों क्या बनेगा? संज्ञा। अब आगे वाला शब्द देखते हैं, रंगीला। तो साथियों रंगीला में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? इला। और इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी वह शब्द क्या बनेगा? यदि इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह शब्द क्या बनेगा? विशेषण। तो मैंने बताया साथियों कि संज्ञा शब्दों की पहचान करने के दो तरीके हैं। संज्ञा शब्दों की पहचान करने का पहला तरीका कौन सा है? यदि कोई शब्द दूसरे शब्दों के साथ जुड़ जाए तो वह विशेषण होगा, और नहीं जुड़ता है तो वह शब्द क्या होगा? संज्ञा। दूसरा कौन सा तरीका अपनाओगे? यदि किसी शब्द के साथ ता, त्वे, पन, आपा, कार, स्वे, आहट, आवट, आव, ओता, ओती, ते, आन, आई, आस आदि प्रत्यय को जोड़ोगे तो वह शब्द क्या बनेगा? संज्ञा। इसके अलावा इक, इत, ठे, सह जैसे अपने बाज, शाली, युक्त, कृत उन प्रत्ययों को जोड़ोगे तो आप क्या करोगे? विशेषण। उनको क्या करोगे? विशेषण। तो पीछे अपने देखते हैं संज्ञा शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय बताए मैंने? ता, त्वे, पन, आपा, कार, स्वे, आहट, आवट, आव, ओता, ओती, ते, आन, आई, आस। इक, इत, इला, एला, बाज, शाली, युक्त, कृत, आलू, अक्कड़, आकू। और इनके अलावा साथियों इन, इष्ट इन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए तो भी वह क्या बनेगा? विशेषण। अपने एक उदाहरण और लेते हैं साथियों, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे अपने एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा, आपको यह बताना है कि निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। आपको यह बताना है साथियों निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। आपको संज्ञा शब्द नहीं है ये बताना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे सुनोती, एक शब्द लिख दिया सुनोती। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया सुनोती। जैसे दूसरा शब्द लिख दिया अधीनता, मैंने क्या लिखा? अधीनता। तीसरा शब्द मैंने लिख दिया स्त्रीत्व। तीसरा कौन सा लिख दिया? स्त्रीत्व। जैसे अपने चौथा शब्द लिख दिया, जैसे बुलक्कड़, मैंने क्या लिखा? बुलक्कड़। मैंने क्या लिखा? बुलक्कड़। जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने पढ़ाकू, मैंने क्या लिखा? पढ़ाकू। मैंने क्या लिखा? पढ़ाकू। जैसे एक मैंने लिख दिया लाभदायक, मैंने क्या लिखा? लाभदायक। अब इनमें से हमें क्या छांटना है साथियों? संज्ञा शब्द। तो सिंपल सा तरीका है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ओती। यदि ओती प्रत्यय होगा तो वो शब्द क्या होगा? संज्ञा। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? ता, तो ये शब्द भी क्या चीज है? संज्ञा। जैसे इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्वे, तो ये शब्द भी क्या चीज है? संज्ञा। और बुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय साथियों? अक्कड़। और यदि अपने
आपको अभी बताया कि किसी शब्द के साथ आलू, अक्कड़ उन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए तो वह शब्द क्या होगा? विशेषण। तो ये भुलक्कड़ शब्द क्या चीज है साथियों? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय साथियों? आकू। और आकू प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह शब्द भी क्या होगा? विशेषण। वह शब्द क्या होगा? विशेषण। लाभदायक में कौन सा प्रत्यय साथियों? दायक। तो यह शब्द भी क्या है? विशेषण है। तो साथियों आप संज्ञा और विशेषण शब्दों की पहचान ऐसे कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और क्या बढ़ते हैं? तो इससे पहले हमने ये पढ़ा कि संज्ञा शब्द विकारी है या अविकारी है। साथियों संज्ञा शब्द क्या होता है? एक विकारी होता है। फिर हमने पढ़ा कि संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बने, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है उचित और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम, उचित नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। फिर हमने संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे यह पढ़ा कि यदि कोई शब्द जुड़ जाता है तो विशेषण है और नहीं जुड़ता है तो संज्ञा है। फिर हमने ये पढ़ा कि संज्ञा की पहचान करने का दूसरा नियम क्या है? यदि हम किसी भी शब्द के साथ ता, त्वय, पन, ई, आपा, कार, स्वयं, हट, आवट, आव आदि जोड़ेंगे तो साथियों क्या होगा? संज्ञा। यदि इक, इत उन प्रत्ययों को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? विशेषण। अब अपने आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो साथियों आओ अपने अब संज्ञा के भेद करते हैं। संज्ञा के भेद यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संज्ञा के भेद कितने हैं तो साथियों अपने संज्ञा के कुल भेद कितने करेंगे? 3 भेद करेंगे। तो साथियों यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं तो साथियों आप कुल भेद कितने करोगे? 3 भेद करोगे। 3 भेद कौन कौन से? वो 3 भेद कौन कौन से साथियों? पहला भेद कौन सा? व्यक्तिवाचक। पहला भेद कौन सा साथियों? व्यक्तिवाचक। पहला भेद कौन सा? व्यक्तिवाचक। पहला भेद कौन सा साथियों? व्यक्तिवाचक। दूसरा भेद कौन सा है? जातिवाचक। दूसरा कौन सा? जातिवाचक। दूसरा भेद कौन सा? जातिवाचक। और तीसरा जो भेद है वो कौन सा होता है साथियों? भाववाचक। तीसरा भेद कौन सा? भाववाचक। तीसरा कौन सा? भाववाचक। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि संज्ञा के भेद कितने हैं तो साथियों आप संज्ञा के कुल भेद कितने करोगे? 3। पहला भेद व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक। कई बार अपने 5 कर देते हैं तो साथियों एग्जाम में 5 की बजाय कौन सा सही माना जाएगा? 3 ही माना जाएगा। कितने सही माने जाएंगे? 3। हाँ यदि प्रश्न आ जाए कि व्याकरणाचार्यों के अनुसार, किसके अनुसार? व्याकरणाचार्यों के अनुसार। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि व्याकरणाचार्यों के अनुसार संज्ञा के भेद कितने? व्याकरणाचार्य का मतलब होता है जो व्याकरण के ज्ञाता थे, यदि उनके अनुसार जो व्याकरण के ज्ञाता थे, जैसे कामता प्रसाद गुरु हैं या फिर अन्य कोई व्यक्ति हैं जो व्याकरण के ज्ञाता थे, उनके आधार पर प्रश्न पूछ लिया जाए तो अपने कुल भेद कितने करेंगे? 5 भेद करेंगे। कुल कितने? 5। लेकिन सीधा एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि संज्ञा के भेद कितने हैं तो साथियों अपने कुल भेद कितने करेंगे? 3 ही करेंगे। पहला भेद व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक है और तीसरा कौन सा? भाववाचक। तो व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के 5 भेद कौन से किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो व्याकरणाचार्यों ने जो व्याकरण के ज्ञाता थे उन्होंने आगे चलकर ये जो जातिवाचक संज्ञा है इस संज्ञा के 2 भेद और कर दिए। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और कौन कौन से कर दिए? एक तो भेद अपना कौन सा? द्रव्यवाचक। कौन सा कर दिया साथियों? द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। और दूसरा भेद कौन सा कर दिया साथियों? समूहवाचक। कौन सा कर दिया? समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। यदि कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न ये भी पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो साथियों जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2। एक तो द्रव्यवाचक है और दूसरा कौन सा? समूहवाचक। कौन सा?
एक द्रव्यवाचक है और दूसरा कौन सा, समूहवाचक। अब देखो आगे आगे ये भी पूछा जा सकता है कि द्रव्यवाचक के कितने रूप होते हैं। तो द्रव्यवाचक के कितने रूप होंगे, 3। एक तो द्रव, दूसरा कौन सा, ठोस, और तीसरा रूप कौन सा पढ़ेंगे, गैस। तो द्रव्यवाचक में कितने, 3 रूप देखने को मिलेंगे साथियों। तो यहां तक आज हमने पढ़ा कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आगे जो है अपने आज क्लास का जो समय है वो पूरा होता है। यहाँ कल अपने अध्ययन करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है, जातिवाचक में क्या अंतर है, और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है। द्रव्यवाचक से क्या अभिप्राय है, समूहवाचक से क्या अभिप्राय है साथियों। तब तक जय हिंद, जय भारत।